हेलो दोस्त। अभी जो लड़ाई चल रही है, बहुत सारे देश एकदम साइड में बैठ के आराम से मज़ा कर रहे हैं। और क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, बड़ा ज़बरदस्त एडिटोरियल छपा पेपर में। तो किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, चलिए देखते हैं, सुनते हैं। बड़ा ज़बरदस्त। चलिए। थकते अमेरिका को चुपचाप देखता चीन। ईरान पर हमला बोलकर अमेरिकी महाशक्ति सुपर पावर की अपनी हैसियत चीन के हाथों गंवाता दिख रहा है। चीन के मोर्चे पर उतना फायदा नहीं होता जितना दूर बैठने से हो रहा है। दूर बैठ के देखने से चीन को कुछ ज़्यादा फायदा हो रहा है। चीन में एक बहुत पुरानी कहावत है, बाघों की लड़ाई पहाड़ पर बैठकर देखो। यह महज कहावत नहीं, एक रणनीति है जो हमेशा से सही रही है। अब जिस तरह से अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं, विश्व व्यवस्था को तोड़ने पर आमादा है। उसमें बीजिंग बेशक शामिल नहीं है, लेकिन मोर्चे पर रहकर उसको जितना लाभ मिलता है, यानी कि जितना लड़ने में फायदा मिलता है, उससे ज्यादा फायदा साइड बैठ के रहने में हो रहा है। हर बीतते सप्ताह के साथ बीजिंग की रणनीतिक स्थिति मजबूत होती जा रही है। वास्तव में यही वह ऐतिहासिक क्षण है, प्रवृत्ति है, जिसमें किसी महाशक्ति का उभार होता है। यह उदय युद्ध के मैदान में पुरानी महाशक्ति की हार से नहीं, बल्कि उसकी थकान और उसके ईगो के कारण होती है। चीन अभी इस रणनीति पर काम कर रहा है। विडंबना यह है कि इस रणनीति का उपयोग खुद अमेरिका ने भी किया था। कि कब की बात है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। साल 1939 में ब्रिटेन जो है सुपर पावर था पूरे वर्ल्ड में। 6 साल जो जंग लड़ा तो पूरी तरीके से वो टूट गया। वह किसी युद्ध में हारा नहीं था, बल्कि जीत की कीमत ने उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। ब्रिटेन ने बड़ी मुश्किल से वह जंग जीती, जबकि अमेरिका ने शांति स्थापित कर दी। वैश्विक प्रभुत्व का यह बदलाव ब्रिटेन की थकान का नतीजा था। यह स्थिति 1979-1989 के बीच अफगानिस्तान में देखी। अमेरिका ने तत्कालीन सोवियत संघ को युद्ध के मैदान में नहीं हराया, उसने मुजाहिदीन को न सिर्फ हथियार दिए, बल्कि वह युद्ध में भी घी डालता रहा। अगले 1 दशक तक वह इस न जीती जा सकने वाली जंग में सोवियत संघ को खोखले होते देखता रहा। युद्ध विराम के ऐलान के 2 साल के भीतर ही सोवियत संघ का पतन हो गया। इस युद्ध में अमेरिका ने तुलनात्मक रूप से कम खर्च किया, जबकि सोवियत संघ ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। चीन अब अमेरिका के खिलाफ यही रणनीति अपना रहा है। उसे बस यह सुनिश्चित करना है, कंफर्म करना है कि अमेरिका लगातार हमला करता रहे। उसका मकसद साफ है, 4 अलग अलग प्रेशर पॉइंट के जरिए अमेरिका को थका देना, ताकि वह इस जंग को ना साफ तौर पर जीत सके, ना इसे सम्मानजनक तरीके से बाहर निकल सके। पहला क्या है, दबाव, मृतकों की संख्या। इस मामले में अमेरिका का नुकसान अब भी दहाई अंकों में, जो दर्दनाक तो मगर राजनीतिक रूप से संभलने योग्य। जैसे मृतकों की संख्या सैकड़ों में पहुंचेगी, वाशिंगटन का राजनीतिक समीकरण काफी हद तक बदल जाएगा। बीजिंग का हित इसी सीमा तक दबाव बनाए रखना। दूसरा क्या है, पहला दबाव बिंदु हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, तेल। हार्मुज जो जल मार्ग है, जिससे होकर 20% वैश्विक तेल की आपूर्ति होती है, अब भी तनावपूर्ण बना हुआ। यह रुकावट हर बीतते सप्ताह ऊर्जा की कीमतें को बढ़ा रहा है, जिससे आर्थिक भरोसे को चोट पहुंच रही है और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन आधार छिटक रहा है। इस समय से चीन काफी हद तक सुरक्षित है, क्योंकि उसे रूस और ईरान के साथ समझौता कर लिया, लेकिन अमेरिका के सहयोगी फिलहाल निश्चित नहीं है। तीसरा, अवधि, यानी कि अवधि है, यानी जितना लंबा पीरियड चलेगा उतना चीन को फायदा होगा। जिस संघर्ष को जल्द खत्म होने वाला अभियान बताया गया था, वह 4 सप्ताह से भी अधिक समय से जारी है। संघर्ष के प्रति जनता की सहनशीलता हर गुजरते सप्ताह के साथ कम होती जा रही है। इसका 1 महीना हो जाना अब मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा। लिहाजा लंबा संघर्ष अपने आप में चीन की जीत है। चौथा है वापसी से इनकार। इजरायली शहरों, अमेरिकी ठिकानों, अमेरिकी मित्र देशों के बुनियादी ढांचों पर ईरान के लगातार हमले के कारण वाशिंगटन इस युद्ध से सफलतापूर्वक बाहर नहीं निकल पा रहा है। हर बार जब वापसी के लिए कदम बढ़ाता है तो ईरान कोई ना कोई हमला करके उसके घाव को हरा कर देता है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने सोवियत संघ के साथ ठीक यही किया था। अमेरिका दुनिया के 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बड़ी लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकता। ईरान युद्ध के कारण दूसरे मोर्चे के लिए देश को तैयार करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर पड़ने लगी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका भला क्या कुछ करेगा, जब फारस की खाड़ी में उसकी क्षमता धीरे धीरे खत्म हो रही है। चीन का लक्ष्य ताइवान है। अगर अगले चंद महीनों पर चीन इस पर हमला करता है तो राष्ट्रपति ट्रंप फिर से अपने देश को युद्ध के लिए शायद ही एकजुट कर पाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देश वाशिंगटन की विश्वसनीयता को खत्म होते हुए देख अपनी राजनीति पर पुनर्विचार कर सकते हैं। विडंबना यह है कि अमेरिका खुद उनका भरोसा तोड़ रहा है। ईरान से जैसे जैसे आपूर्ति बाधित हो रही है, चीन अपनी ऊर्जा जरूरतें रूस से पूरी करने लगा। वह उस तेल संकट से भी खुद को बचा रहा है जिसकी मार पश्चिमी देशों को पड़ रही है। रूस इससे एक बार फिर से यूरोप पर असरअंदाज होने लगा है, जो यूक्रेन को हथियार मुहैया कराते आ रहे हैं।
यूक्रेन को लेकर जिस सुलह समझौते की कोशिश ट्रंप कर रहे थे वह पश्चिम एशिया के संकट की उलझ करा गया है। यानी जिस युद्ध का मकसद रूस, चीन, ईरान के गठजोड़ को कम करना था, वह गलत अनुमान के कारण इस तिकड़ी को कहीं ज़्यादा मजबूत कर रहा है। यानी कि और उल्टा मकसद, मतलब पूरी तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। यानी कि जो था मकसद कि रूस को, चीन को, ईरान को कमज़ोर कर देंगे, और मजबूत होता चला जा रहा है और खुद अपने आप बर्बाद होता चला जा रहा है। अमेरिका को ऐसी शक्ति के रूप में भी देखा जाएगा जिसने एक मजहबी नेता को शहीद किया, एक इस्लामिक देश को तबाह किया, स्कूली बच्चों की हत्या की, और उस ऊर्जा बाजार को, यानी एनर्जी का जो मार्केट है, उसको एक तरह से अनस्टेबल कर दिया, अस्थिर कर दिया, जिस पर खाड़ी देशों की एक तरह से माल पानी टिका हुआ। यह नाराजगी इस संघर्ष से खत्म होने के दशकों तक बनी रहेगी। चीन, जिसने 2023 में सऊदी ईरान संबंध को समान बनाने के बीच एक तरह से मीडिएटर का काम किया था, इस युद्ध के बाद क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने में कदम बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वह अच्छा है, साफ सुथरा है, बल्कि इसलिए कि अब कोई ऐसा देश नहीं बचा जिसके हाथ बेदाग हो। जिस तरह सन 1945 में ब्रिटेन द्वारा अमेरिका को वैश्विक नेतृत्व सौंपना उस युद्ध का एक तरह से एक नतीजा था, पैसिव नतीजा ही सही हो, जिसको लड़ने की क्षमता ब्रिटेन के पास नहीं थी। ठीक उसी तरह एक गलत आकलन के कारण अब अमेरिका खुद चीन को बढ़ोतरी देने लगा है। तो ये था कि अमेरिका को, थकते अमेरिका को चुपचाप देखता चीन। दिन ब दिन इसकी शाख गिरती जा रही है अमेरिका को, और चीन इसका काफ़ी भरपूर फ़ायदा उठाता चला जा रहा है।